नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए चाहे आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या एएलपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एएसआई, आरआरबी, जेई या रेलवे के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हम रेलवे के जो 17,000 प्रश्न पूछे गए हैं टीसीएस के 2015 से लेकर 2024 तक, यानी पूरे 9 साल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्त, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। और बाकी अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता, इसमें एक बार आप अपने चैप्टर्स देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे। जैसे में प्राचीन इतिहास में पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, प्राचीन भारतीय वास्तुकला और प्राचीन भारतीय एवं प्राचीन शास्त्रीय साहित्य एवं साहित्यकार, इनके जो भी सवाल हैं वो कंप्लीट करेंगे। यूनिट सेकंड में मध्यकालीन इतिहास है। इसके अंतर्गत खिलजी वंश, विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित सवाल, मुगल वंश, भारत के स्वतंत्र राज्य और उनके शासक। इसके बाद यूनिट थर्ड में आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश काल, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन और आधुनिक भारत के सवाल। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट फोर। यूनिट फोर में मैं परंपरागत सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संगीत, चित्रकारी, पुरस्कार, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, इसके अलावा उत्सव, दिवस, पुस्तक, प्रमुख स्थल, अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र और नृत्य, ये कंप्लीट किया जाएगा। एंड देन उसके बाद यूनिट 5 आएगा, जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल, जिसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद एवं विभिन्न भाग, राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान पर विदेशी प्रभाव, संघ एवं इसके अन्य क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और पंचायती राज, ये आपका राज्य व्यवस्था या संविधान के जो भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा यूनिट 6, जिसमें भूगोल के अंतर्गत अफवाह तंत्र, भारत की भौगोलिक स्थिति, उद्योग, सिंचाई परियोजना, सिंचाई विधियाँ, भारत में परिवहन, और इसके बाद मेरे भाई जो आएगा वो आएगा राष्ट्रीय संगठन। फिर आ जाएगा आपका यूनिट 7। यूनिट 7 के अंतर्गत राष्ट्रीय आय बजट, राजस्व और राजकोष नीति, घाटा, मुद्रा, बैंकिंग, आर्थिक नियोजन, पूंजी बाजार, मुद्रास्फीति योजना और विविध। इसके बाद आ जाएगा आपका जो रिपीटेड सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल इतिहास के, वो आपका यूनिट 8 का, जिसमें इतिहास के पूरे टॉप 500 क्वेश्चंस करेंगे, राज्य व्यवस्था के टॉप 300 क्वेश्चंस करेंगे, भूगोल के टॉप 300 क्वेश्चंस करेंगे। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई ये आपका आ जाएगा भूगोल, राज्य व्यवस्था और इतिहास। और इसके अलावा मैं गाइस जो करने वाला हूँ वो है 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो मिक्स रहेंगे, मिसलेनियस रहे, तो ये भी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा आपका जो यूनिट 9 है, जिसके अंतर्गत स्टैटिक जीके है, जिसमें स्टैटिक जीके के विविध पूछे जाएंगे, वो कंप्लीट करेंगे। जलप्रपात, खेल और कप, खेल शब्दावलियाँ, भारत के अधिनियम, प्रसिद्ध व्यक्ति, भारतीय संविधान के स्रोत, इतिहास की समय रेखा और वन्य जीव अभ्यारण्य, झील, बंदरगाह, दर्रे, परमाणु ऊर्जा, डांस, अधिकतम जो उत्पाद है यानी कहाँ पे क्या कितना होता, 2011 की संसद, विश्व के जीके, पुरस्कार, पर्वत, विभिन्न देश की मुद्रा, राजधानी और उनकी सूचियाँ, कंप्यूटर के प्रारंभिक कुछ करेंगे, फर्स्ट वुमेन यानी पहली महिला, फर्स्ट वुमेन फर्स्ट मैन दोनों, भारत के प्रमुख त्यौहार, नृत्य, दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण शहरों की सूची जो नदियों के किनारे हैं, भारत रत्न के अलावा पद्म पुरस्कार, अन्य पुरस्कार, प्रमुख घटनाएं और प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, सबसे ऊंचा और भारत में सबसे ऊंचा,
विदेशों में जाने वाली ट्रेनें, प्रमुख पर्वत, अन्य कुछ प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व की लंबी नदियाँ, सहायक नदियाँ, इतिहास में जो पहले हुआ हो, विधि, कृषि विधि के नाम, क्रांति के सिद्धांत और रेलवे की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा आविष्कार, खोज, फिल्म फेयर पुरस्कार, खेल विजेता रेमंड मैग्सेसे, आगामी खेल, भारत की भूगोल, फुल फॉर्म, बाफ्टा, ऑस्कर, इंदिरा गांधी पुरस्कार, ग्रहों के बारे में कुछ, घास के मैदान, प्रसिद्ध शासक के मकबरे, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, कंपनी और उनके आगमन, महारत्न कंपनी, रामसर स्थल, पड़ोसी देश और जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके वो, प्रमुख समाज सभा, प्रौद्योगिकी कंपनियां, परियोजना के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानियों के नारे, आंदोलन, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इंडेक्स रैंकिंग है, टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता, पुस्तक लेखक, उत्सव अधिनियम, कंपनी और फाउंडर, ब्रांड एम्बेसडर, खेल में प्रथम, सैन्य अभ्यास, अन्य पुरस्कार जो हैं, पुलित्जर पुरस्कार, पंचवर्षीय योजना, यूनेस्को, ये सारे के सारे जो हैं ये मैं कंप्लीट करूँगा। तो मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए ये वीडियो, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी आज मैं बहुत स्लो ही बोलूँगा क्योंकि बहुत तेज़ी से नहीं बोला जाएगा, इसलिए मैं स्लो ही बोलूँगा। जो भी आपको गाइस अच्छा लगे आप कमेंट्स में अपना फीडबैक बाद में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है अध्याय नंबर 1, इसमें पाषाण युग जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो सवाल दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए वन लाइनर बेस्ड जो सवाल है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। वन लाइनर जो सवाल हैं वो आप जब इसकी PDF लीजिएगा उसमें आप इसको देख लीजिएगा। पहला सवाल देखते हैं, NTPC में पूछा गया है 2022 में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर से। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब जो कि भारत में है इसमें स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत के पंजाब में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ जो है भारत के पंजाब में है। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा पाषाण युग या स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो आप जानते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये होता है मेरे भाई, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्रागैतिहासिक काल का एक सही कालानुक्रम है। तो आप जानते हैं पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण गंगा में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किसका विकास 5000 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला सवाल है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई। तो आप जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है ये सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से 2500 ईसा पूर्व किसके शुरू में अस्तित्व में आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा ईंट के बने भवन या फिर कहा जाए नगरीय प्रणाली। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रण करते थे। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, कांस्य बनाने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो इसमें आपका आजमगढ़ जो है ये इसका स्थान नहीं है। आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए हो सकता है कि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर ना जा रही हो, तो मेरे प्यारे भाई मैनेज कीजिएगा, क्योंकि गला बैठा हुआ है तो उतनी आवाज़ क्लियर नहीं निकल पा रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक आवाज़ में अपनी क्लियर पहुँचा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है, ये किस भाषा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका, जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दे का टीला यानी मृतकों का टीला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बड़ी सिंधी भाषा से संबंधित है। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग जो यहाँ पे भगवान दिए गए हैं, शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक, इसमें किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आप जानते हैं कि जो हड़प्पा वासी थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो इसमें से कहा जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विष्णु, इनकी पूजा नहीं करते थे, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये हो जाएगा पशुपति की, डी उत्तर राइट हो जाएगा पशुपति। अगला सवाल है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि से, सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अध्याय 2 आपका चालू हो गया है, जिसमें वैदिक सभ्यता और महाजनपद के सवाल जो भी पूछे गए हैं वो मैं कंप्लीट करवाता हूँ। तो वैदिक सभ्यता या महाजनपद के जो भी सवाल पूछे गए हैं वो अब मैं देख लेता हूँ, जो भी पूछा गया है वो आपको बता देता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंतर्गत पहला है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये सब जो है आपके उपनिषद हैं, सी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, थोड़ा सा गाइज ये मतलब इसका पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये गलत अक्षर हो गया है, फिर भी थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधों के स्वामी, रोगी के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो ये सोम को माना जाता है। अगला सवाल है कि हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की कुल मिलाकर के 2 शाखाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 शाखाएं हैं। अगला सवाल है कि वैदिक अंगों के अनुसार संघहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इनका कार्य था कोषाध्यक्ष या फिर खजांची का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो इसमें से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि ऐतरेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है? तो ऐतरेय उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1028 सूक्तियाँ या फिर मंत्र हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका 1028। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? सवाल फिर से वही है, राइट आंसर हो जाएगा 1028, तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसमें से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अथर्ववेद। ये जादुईकरण और वशी अनुष्ठानों के बारे में बताता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सामवेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला सवाल है कि यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या मतलब है?
देखिए यजुर्वेद में यजुर शब्द का जो अर्थ है यह है ऑप्शन नंबर सी बलिदान। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिदान। देखिए यहाँ से क्विक एग्जाम रिमाइंडर के दिए गए हैं, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो आपका दिया गया है ये है आपका थ्योरी, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसकी PDF नोट्स जब आपको दूंगा तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। बाकी थ्योरी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गाइस इश्यू नहीं है, तो आप उसको आसानी से भी पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति शहर में हुई थी, तो ये लिखा गया बोध गया, तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। देखिए थर्ड चैप्टर जो है आपका वो है जैन धर्म या बुद्ध धर्म। अब इनसे जो भी सवाल हैं वो मैं देखता हूँ। जैन धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित पहला सवाल, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका शाक्य। अगला है कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप जानते हैं कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्यतया एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हें विहार कहा जाता है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा विहार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त किया था? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बोध गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो हीनयान और महायान जो हैं ये आपके बौद्ध धर्म से हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट वाले कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है ये बौद्ध धर्म के महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनय और शुद्ध पिटक निम्नलिखित में से किसकी भिक्षाओं के संकलन है? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिरत्न की अवधारणा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो आप जानते हैं इस्लाम कुरान ठीक है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब ठीक है, ईसाई धर्म बाइबिल ये भी ठीक है, लेकिन जैन धर्म उपनिषद ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म होना चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। देखिए अगला जो अध्याय है आपका वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो भी सवाल दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करता हूँ। अध्याय नंबर 4 आपका दिया गया है। देखिए इसमें जो भी सवाल हैं वो देखते हैं। पहला सवाल है अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो जो अशोक हैं इनके अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? वैसे भी आप जानते हैं कि सोने की खान जो है ये कर्नाटक के कोलार में ही है, वह लेकिन मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ये हो जाएगा स्वर्णगिरी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो यूनानियों ने भेजा था। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना था? तो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में सिंह चतुर्मुख जो है ये किससे बना था, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर बलुआ पत्थर से। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सबसे पहले जो नदी को पार किए थे सिकंदर ने वो है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? तो ये हो जाएगा बी आंसर, सांची का स्तूप। एग्जाम में पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया अशोक ने, तो बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये हो जाएगा विष्णुगुप्त। बी उत्तर राइट हो जाएगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे, उनका संबंध किस देश से था? तो मैगस्थनीज जो है किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूनान। तो मैगस्थनीज जो है यूनान के थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें रज्जुक कहा जाता था। सी आंसर राइट हो जाएगा, रज्जुक। अगला सवाल देखते हैं। अगला है किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो कहानी है ये मुद्राक्षस नाटक में मुद्रित है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को जो समाप्त करने वाला वंश था वो था शुंग वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो है बृहद्रथ थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ। देखिए अध्याय 5 या चैप्टर 5, इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा, जिसमें गुप्त वंश और अन्य वंश के पूरे सवाल हैं। और इसके मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेरे भाई कि इसमें जो भी आपके वन लाइनर हैं या क्विक रिवीजन है ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। बाकी मैं इसकी PDF दे दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तो देखते हैं गुप्त वंश या अन्य वंश अध्याय 5 के जो भी प्रीवियस दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? तो हर्षवर्धन जो हैं ये किस वंश से थे? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के निम्नलिखित में से किस विजय पर या किस पर विजय के बारे में वर्णन करता है? तो राइट हो जाएगा आपका सी आंसर, हर्षवर्धन के विजय पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, जुआनजांग या फिर कहा जाए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को जुआनजांग के नाम से भी जाना जाता था। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये हो जाएगा जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की रचना जो है ये तमिल भाषा में हुई थी। डी उत्तर राइट हो जाएगा, तमिल भाषा में। अगला है कि भोल शिलालेख के अनुसार गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इन्हें शालाभोग कहा जाता था। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, शालाभोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे, ये आपका गलत दिया गया है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, राजा राज चोल वंश और कनिष्क कुषाण वंश से थे, लेकिन बिंबिसार जो है गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे। तो बी उत्तर यहाँ पे गलत दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो ये हो जाएगा बी आंसर फाहियान ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान ने। क्विक एग्जाम रिमाइंडर के यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप अपने खुद से पढ़ लेना दोस्त। देखिए जब मैं इस तरीके से कंप्लीट करवाता हूँ एक एक चैप्टर वाइज, तो गाइज आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अध्याय 6 प्राचीन भारतीय वास्तुकला से संबंधित जो भी सवाल दिए गए हैं वो कंप्लीट करेंगे, और ये आप खुद से पढ़ लेना मेरे प्यारे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला सवाल है, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो जो गर्भगृह है ये हिंदू और जैन इन दोनों के मंदिरों के अंतरतम पुण्य स्थल हैं जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति रहती है। तो गर्भगृह डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो जो मंदिर की शैली है नागर शैली, ये किसके संबंधित है। तो ये हो जाएगा डी उत्तर भारत की मंदिरों की शैली को नागर शैली कहा जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गईं, वो राज्य कौन सा है। तो कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं जो हैं ये उत्तर प्रदेश में पाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये हो जाएगा ए आंसर सांची का स्तूप, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला सवाल देख लीजिए, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता था। तो इसे हर्मिका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हर्मिका। तो स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो इसमें से कहा जाए मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर ए कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये पल्लव वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो एलिफेंटा की गुफा जो है मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप जानते हैं कि जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तेली का मंदिर ये तीनों जो हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन गोलकुंडा किला जो है ये ग्वालियर में नहीं, ये बीजापुर में है। तो मेरे भाई ये यहाँ जो है ये गोलकुंडा का किला ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, ये कौन सा है। तो गोलकुंडा का किला ही है। देखिए आपको बता दें कि हमारी आवाज़ जो है मोटी सी जा रही होगी या थोड़ी फंसी फंसी जा रही होगी, तो मेरे भाई माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गला बैठा हुआ है, कुछ जुकाम की शिकायत थी शायद इसलिए है। तो फिर भी मैं आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में ज़्यादा रखते हुए आपकी क्लास जल्दी शुरू कर दिया हूँ, वरना अभी पढ़ाने की उतनी मतलब अच्छे से कंडीशन नहीं थी कि अच्छे से पढ़ा सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बेहतरीन क्लास लाता हूं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि एक बार अच्छे से कोई एक रिवीजन हो जाए तो बेहतर होता है एग्ज़ाम में। तो इस वजह से मैं आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए जो चैप्टर नंबर 7 है वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो चैप्टर 7 या अध्याय 7 के जो भी सवाल दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला सवाल आपके सामने, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया था। तो राजकुमारी रत्नावली की जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, इनके संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये हर्ष ने लिखा था। तो बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो ये बात की जा रही है महाभारत की। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। तो पाणिनि जो है संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा व्याकरणाचार्य।
नेक्स्ट है कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कालिदास जो जिन्होंने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, इनमें जो शकुंतला के पुत्र थे वो कौन थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक जो हैं ये हैं मेगास्थनीज। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने ही। तो ऑप्शन डी ये भी आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। तो मनुस्मृति जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं सूत्र लिखा गया है। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो इसमें से कहा जाए तो ए आंसर तिरुकुरलम। जो तिरुकुरलम है ये आपका संस्कृत में नहीं तमिल में लिखा गया है। तो ये तमिल साहित्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जबकि रत्नावली, मेघदूत, राजतरंगिणी, कल्लड़ के द्वारा लिखा गया ये जो है ये संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो भारतीय गणितज्ञ इसमें कौन थे, तो भास्कर। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा भास्कर। अगला है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो गणित विषय पर लिखी गई जो पुस्तक है वो है लीलावती। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो जॉर्ज बुलर ने किया था। बी उत्तर राइट हो जाएगा जॉर्ज बुलर ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखा था। तो हर्षचरित जो है राजा हर्षवर्धन की जीवनी है और ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला है कि किसके द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो ये बाणभट्ट ने ही लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके मैं क्विक एग्जाम रिमाइंडर जरूर करवाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं एक बार करवा देता हूँ कुछ प्राचीन साहित्य और उनके इतिहास का या फिर उनके साहित्यकार की सूचियों के बारे में। जैसे हेरोडोटस, तो ये इतिहास के पिता कहे जाने वाले एक यूनानी लेखक हैं और इनकी पुस्तक जो है यह है हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा है। विशाख दत्त ये मुद्राक्षस के रचयिता हैं। कहने का मतलब है कि मुद्राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। पाणिनि जो हैं इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। बराहमीर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें गुप्त युगीन ज्योतिषाचार्य और इसके अलावा बृहज्जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ठीक है। आर्यभट्ट ने प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री हैं। कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम ये पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है। कल्हड़ के जो हैं ये राजतरंगिणी के लेखक हैं। अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौदरानंदम, सारिपुत्र प्रकरण ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। हर्ष के द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नाटक इन्होंने ही लिखा है हर्ष ने। भास ने स्वप्नवासवद्यतम, प्रतिज्ञा योद्धारणयम ये नाटक भास के द्वारा लिखा गया। भवभूत क्या है मालती माधव, उत्तरामचरित्र और महावीर रामचरित्र ये भवभूत के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता हैं। दंडी ने काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र लिखा है। भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम लिखा गया है। शिशुपालवध जो है इसके लेखक माघ हैं। जो शूद्रक हैं इन्होंने मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी इसके रचयिता कौन है, तो शूद्रक हैं। इलाचारी के जो हैं ये शांति शतक के लेखक हैं। अमरकोश जो है ये अमर सिंह द्वारा और मैथिली कवि और कीर्ति लता इसके लेखक विद्यापति हैं। जयदेव जो है इन्होंने गीति गोविंद की रचना की है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। अभिनव गुप्त की जो रचना है वो है तंत्रालोक और अभिनव भारती। और अन्नामाचार्य की जो हैं ये तेलुगु कवि हैं, इन्होंने अनम्य पदावली पुस्तक लिखा। देखिए अब जो आया गया है आपका वो है अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 जिसमें खिलजी वंश के जो भी सवाल दिए गए हैं या खिलजी वंश से संबंधित हैं वो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखिए किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक EMBT ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। अगला सवाल है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो सिजदा प्रथा जो है ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया। सी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतया कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये उपाधि जो है ये जमाल उद्दीन याकूत को दी गई थी। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा जमाल उद्दीन याकूत को। अगला है कि किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। तो नवरोज जो है फारसी धर्म से संबंधित है और इसकी शुरुआत जो है यह गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मामलूक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का या दिल्ली की सुल्तान था या थी। तो मामलूक साम्राज्य की जो 1236 से 1240 तक शासन करने वाली सुल्तान थी वो थी रजिया सुल्तान। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। देखिए क्विक एग्जाम रिमाइंडर आ गया है जिसमें खिलजी वंश से संबंधित सवाल दिए गए हैं। जैसे खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में की थी। दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा शासक परिवार था वो खिलजी वंशी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से एक बार आप गाइस इसको जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा क्विक एग्जाम रिमाइंडर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अध्याय 9 या चैप्टर नंबर 9 में जो आपका चैप्टर्स है वो है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। इसके जो भी सवाल दिए गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। देखते हैं विजयनगर, बहमनी या अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित सवाल। पहला सवाल है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्राविड़ स्थापत्य शैली है। तो हम्पी हो जाएगा, बी उत्तर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने साहित्य आमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया। तो ये हो जाएगा श्री कृष्णदेव राय। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चंस की क्वालिटी स्पष्ट नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी हाई कर लेना, आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो है ये किस वंश से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा ए आंसर तुलुव राजवंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। तो विट्ठल मंदिर जो है आपका ये हो जाएगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। तो ये हो जाएगा बी आंसर संगम। तो संगम वंश जो है हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे। इसमें बुक्का प्रथम जो है इसके संस्थापक कौन थे, इन्होंने किसकी स्थापना की। तो संगम वंश की। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो इसमें से कहा जाए तो बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो हसन गंगू ने 1347 में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो वर्तमान समय का जो हम्पी है ये पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान का हम्पी। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि हसन गंगू या फिर कहा जाए अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह इनका पूरा नाम था, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। जो भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो हम्पी के खंडहरों को बनाने का जो श्रेय है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना का है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए गोलकुंडा किला किसके दौरान बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा कुतुब शाही राजवंश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम क्या है। तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय।
अगला है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा ए आंसर तुलु वंश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अन्नमय्या मध्ययुगीन काला के एक कवि या गायक थे, वह किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जो हमारा टारगेट है वो है कम समय में अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट करना। इस वजह से मैं जो भी सवाल हैं आपके वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाता हूँ, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट सवाल ही पूछे जाते हैं लगभग। तो मेरे भाई मैं वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं वही करवा रहा हूँ, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे, बाकी आपका टाइम बर्बाद ना हो। इस वजह से मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ी से करवा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 है मुगल वंश या मुगल राजवंश। इसके जो भी सवाल दिए गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। मुगल राजवंश से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिए जो भी सवाल पूछा गया है। पहला सवाल जो कि ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है, एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है, साथ में एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया। पहला सवाल, समनववी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ये इलाही जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से स्वामी हरिदास ने 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो ये हो जाएगा स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत जो है तानसेन ने सीखा था, वही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ने ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। तो जीटी रोड का पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया था? वैसे जीटी रोड जो है यह शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसका पुनरुद्धार जो है ये डलहौजी ने करवाया था। तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रांड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये सम्राट शेरशाह सूरी ने ही किया था। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था। तो चांदी के सिक्के जो शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए थे, इन्हें रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी किया, भी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच, जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका डी आंसर, पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में है। अगला है कि बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें से कहा जाए तो ए आंसर अब्दुल रहीम खान, ये खाना जो हैं ये बैरम खान के ही बेटे थे, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्विक एग्जाम रिमाइंडर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको देख लीजिए एक बार। जैसे बाबर का पूरा नाम जो था ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनकी कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही की थी। खानवा की लड़ाई 1527 में राणा सांगा के साथ हुई, और चंदेरी की लड़ाई 1528 में, और घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई थी। बाबरनामा जो है ये इनकी आत्मकथा है। और इसके बाद हुमायूं, इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनकी कुछ प्रमुख घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरीके से मेरे भाई आप एक एक करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक रामबाण संग्रह सीरीज ई बुक लॉन्च की गई है, जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए है, जिसमें पूरा कंप्लीट आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई और रेलवे के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे कंप्लीट सिलेबस को नए पैटर्न पर आधारित और पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी ये टॉपिक वाइज इमेज एंड कलरफुल है। तो गाइज़ अगर आपको लेना है तो इस ई बुक का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये ई बुक जो है 60% डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिल रही है। और इस ई बुक की खास बात ये है
कि ये बुक जो है 60% डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। तो अगर आपको लेना है तो आप इसे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। बाकी मैं आपको इसके बारे में और आगे बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला आपका है मेरे भाई, वो देख लीजिए। वो है भारत के स्वतंत्र राज्य और उनके कुछ प्रमुख शासक। तो भारत के कुछ स्वतंत्र राज्य और उनके कुछ प्रमुख शासक, जो कि अध्याय 11 का है। अब इसके जो भी सवाल दिए गए वो मैं कंप्लीट, देखिए जो आपके क्विक एग्जाम रिमाइंडर है ना, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वो भी करवा दूंगा। लेकिन पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो MCQs है वो मैं पहले करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं ये करवा दे रहा हूँ और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है या फिर अगर मेरे को समय रहता है मेरे भाई, तो मैं आपको वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। उसकी चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्त। देखिए पहला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये 1761 में हुई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1761 में। अगला सवाल है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। तो सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय मूल के शासक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद के निजाम। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। बी उत्तर राइट हो जाएगा बंगाल के नवाब के बीच। अगला है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम शासक कौन थे। तो हैदराबाद के अंतिम जो निजाम शासक थे वो थे मीर उस्मान अली खान। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NTPC परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला है कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था। तो ये हो जाएगा गुरिल्ला रणनीति। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सालबाई की संधि पर में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो सालबाई की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए ये मई 1782 में किए गए थे। बी उत्तर राइट हो जाएगा मई 1782 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समझिए। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन अगला है, असफाउद्दौला द्वारा निर्मित असफाकी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो आसफी इमामबाड़ा जो है असफाउद्दौला ने बनवाया था, जो कि लखनऊ में है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि 23 जून सन 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध पर, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून सन 1757 को ही हुआ था। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र ने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। कहने का मतलब है कि शिवाजी के पुत्र जो थे एक राजाराम थे और दूसरे कौन थे, तो वो थे संभाजी। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा संभाजी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शिवाजी का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था। शिवाजी का जन्म जो है इनमें से किस जिले में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर शिवनेरी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनेरी। अगला है कि मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से कब पराजित हुए थे। 1761 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध समाप्त किया था। तो जस्ट अभी आपने देखा कि मराठों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों ने। तो ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बसीन की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। वही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोठरी की घटना कहाँ हुई थी। तो एक कलकत्ता में हुई थी कालकोठरी की घटना। अगला है कि चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1849 में। सी उत्तर राइट हो जाएगा 1849 में चिल्लिया वाला का युद्ध लड़ा गया था। अगला है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु नानक देव जी। सी आंसर राइट हो जाएगा श्री गुरु नानक देव जी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। तो सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका जो श्री रंकाबगंज साहिब नई दिल्ली है ये शामिल नहीं है।
जबकि श्री केशवगढ़ साहिब आनंदपुर, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साहब बठिंडा और इसके अलावा कहा जाए तो श्री पटना साहिब पटना ये शामिल है। लेकिन श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये शामिल नहीं है। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके प्रमुख युद्ध दिए गए हैं तो ये मैं करवा दे रहा हूँ एक बार। जैसे हाइडेज पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अगला युद्ध कलिंग की लड़ाई जो 261 ईसा पूर्व में हुआ, ये किसके बीच हुआ? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की भी कसम खाई। सिंध की लड़ाई जो समय 712 में हुई, मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता को स्थापित किया था। तराइन की पहली लड़ाई ये 1191 में हुई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई जो 1192 में हुई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध ये 1194 में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा को पराजित होना पड़ा था। घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ, इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध ये 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुआ, जिसमें एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में हुआ, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, यह अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। वांडीवास का युद्ध ये समय 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ, यह अंग्रेज और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं ये मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो वो मैं स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 तक हुआ, मद्रास की संधि पर यह समाप्त हुआ। हैदर अली अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 तक चला, जिसमें जो समाप्ति है ये मंगलौर की संधि के साथ हुई थी और ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो कि अनिर्णित छूटा था। कहने का मतलब इसमें निर्णय ही नहीं हुआ कि किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। तो ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 तक चला, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1797 से 99 के बीच चला, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। चिल्लियान का युद्ध ये 1849 में हुआ था। चिल्लियावाला का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। भारत चीन की सीमा युद्ध ये 1962 में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा था। भारत और पाक का युद्ध ये 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। भारत पाक का युद्ध ये 1971 में फिर से दोबारा हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच यह युद्ध हुआ।
तो ये आपके थे कुछ युद्ध जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अब आपका आ गया अध्याय 12 जो कि ब्रिटिश काल से संबंधित है। अब इसके जो भी सवाल दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी न्यू क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट्स आपको समय से मिला करें। तो प्लीज़ एक बार जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ अध्याय 12 या फिर ब्रिटिश काल से संबंधित सवाल। पहला सवाल इसमें है आपका, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था। जो पहला विश्व युद्ध है 1914 से 18 के बीच हुआ, जिसमें जो अविभाजित भारत यानी कि तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक साथ ही थे, तो इसमें सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किसका निर्माण किया गया, तो इंडिया गेट का। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, इंडिया गेट। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था, तो गोविंदपुर गांव को राइट उत्तर हो जाएगा, गोविंदपुर गांव। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। इसमें आपके दो ही सवाल दिए गए थे प्रीवियस के, तो अब मैं इसमें कुछ गवर्नर जनरल या वायसराय उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेता हूँ, जो कि एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 1773 से 1785 के बीच रहे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इनके समय में आया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध, और 1775 से 1782 तक पहला मराठा युद्ध, और 1782 में सालबाई की संधि, वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध, ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ गाइज, आप इसको पढ़ सकते हैं वैसे भी, हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप नहीं करना चाह रहा था लेकिन फिर भी स्किप कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अध्याय 13 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी सवाल हैं वो देखता हूँ। पहला सवाल है आपके सामने 1857 की क्रांति से संबंधित। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। तो भारतीय विद्रोह 1857, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था, पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध, तो ये हो जाएगा आपका 1857 का विद्रोह। राइट हो जाएगा बी आंसर, 1857 का विद्रोह। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ये किया गया था महाराज मेहताब चंद। तो ये हो जाएगा डी आंसर, महाराज मेहताब चंद के द्वारा। अगला है कि सिपाही का विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। तो सिपाही का विद्रोह जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। बी उत्तर राइट हो जाएगा, मेरठ। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी हैं जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो ये कौन उत्तरदायी है एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हार्डिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। अगला सवाल आपके सामने है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। अगला है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, तो ये थी ऑप्शन नंबर बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। वी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था ये था चर्बी वाले कारतूस। डी उत्तर राइट हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस।
अगला है कि पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो ये थे बहादुर शाह जफर। बी उत्तर राइट हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। कहने का मतलब उन्हें रंगून भेज दिया गया और वहीं पर 1862 में उनका निधन भी हो गया। अगला है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी इनमें से किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो ये जो है ये किया गया था मंगल पांडे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। तो ये मेरठ से ही शुरू हुआ था। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। तो 1858 में बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो 1857 में। अगला है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका भी था। तो ये हो जाएंगी रानी लक्ष्मीबाई। डी उत्तर राइट हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो ये हो जाएगा ए आंसर 1856 में अवध पर कब्जा हो गया था। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने देश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो 1857 के संग्राम में। अगला है कि 1857 में शाहमल ने इनमें से किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर बड़ौत में। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे कैनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर कैनिंग। अगला सवाल है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके अधिवेशन। तो इसमें जो भी सवाल दिए गए वो भी मैं कंप्लीट करूंगा और ख़ासकर मैं इसमें ज़्यादा फोकस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी कंप्लीट करेंगे और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्त, अब इसके सवाल जो भी हैं वो मैं देख लेता हूँ।